हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। यह जो बुक है नीट की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी महंगी बुक है। इसमें जितना कंटेंट दिया है सब इम्पोर्टेंट है। मेन चीज़ इसमें सब दे रखी है, यहीं से आपको अपनी नोट्स बनानी है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि जो परमाणु, जॉन डाल्टन है ना, खोज किसने की? सबसे पहले क्या बताया कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्म अविभाज्य कण है। ठीक है, तो परमाणु की खोज सबसे पहले किसने की? जॉन डाल्टन। कब? 1808 में। अब आगे आता है कण। ये है दोस्तों कण। आपके परमाणु में आपके कितने कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, तो कई बार जो है इसका एग्जाम में क्या पूछा जाता है? द्रव्यमान पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान रहता है सीजीएस पद्धति में क्या रहता है? 9.1 गुणा 10⁻⁻28। वहीं एसआई की बात करें तो कितना रहता है दोस्तों? 9.1 इंटू 10⁻31। 9.1 गुणा 10⁻31 है ना। और प्रोटॉन पर बात करें तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻24। ये आप याद रखना। न्यूट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻24। वहीं प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें एसआई किलोग्राम में तो कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻, यानी कि 24 के साथ क्या बढ़ जाएगा आपके? 3 जीरो। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻27 हो जाएगी, है ना। अब देखो आवेश की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है दोस्तों, कितना होता है? 1.602 गुणा 10⁻19 है ना। ये इस पर आवेश होता है। वहीं प्रोटॉन की बात करें तो कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻19। ये आवेश की मात्रा क्या होती है उसमें? -1 है ना। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? -1। प्रोटॉन पर आपका क्या होता है? +1। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर जो आवेश क्या रहता है? शून्य रहता है ना, ये जीरो रहता है। आवेश की मात्रा क्या रहती है इसमें? 0। तो ये चीज़ आप यहाँ से अच्छे से देख लेना। और प्रतीक, अगर आपसे प्रतीक पूछे तो ये है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। और प्रतीक की बात करें तो -1 इलेक्ट्रॉन, ऊपर आप 0 लगा देंगे। ये रहता है किसका? इलेक्ट्रॉन का प्रतीक, ये वाला है ना। और ये है प्रोटॉन का, +1 P1 और +1 H1। ये दोनों किसके हैं? ये है प्रोटॉन के। और 0 N1 ये किसका है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का आपका ये न्यूट्रॉन का प्रतीक है ना। ये N लिखा है न्यूट्रॉन, इसका मतलब +1 P1 इसका मतलब +1 H1 इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन को क्या है? एक प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का कण है। इसलिए नीचे इसमें लिखा है, ऊपर +1 P1 लिखा है, नीचे लिखा है +1 H1। इसका मतलब क्या है? कि प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन में बात करें तो न्यूट्रॉन का क्या होता है दोस्तों? ये है 0N1। ये क्या होता है इसका? सिंबल, प्रतीक। तो ये आप देख लेना। अब खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो खोजकर्ता कौन है? जे टॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज। और फिर गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की? गोल्डस्टीन ने की दोस्तों आपकी प्रोटॉन की खोज। और जेम्स चैडविक, इसने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की खोज। तो ये आप याद रख लेना, है ना। और इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति होती है वो किसके बाहर होती है? नाभिक के बाहर। और प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक के अंदर। और न्यूट्रॉन भी आपका कहाँ रहता है? नाभिक के अंदर। इसके अंदर ये जो सेंटर में रहता है ये क्या रहता है? प्रोटॉन। और यहीं पर आपका क्या दिखता है? न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये इसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये इसके चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर लगाते हैं। तो ये चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लेना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। अब आता है कैथोड किरणें। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? ये है दोस्तों जूलियस प्लकलर ने। और अध्ययन किसने किया था? विलियम क्रुक्स, है ना। तो खोज की बात करें तो जूलियस प्लकलर ने की थी। कब की थी? 1858 में। और इनका अध्ययन किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने, तथा जे टॉमसन और विलियम क्रुक्स ने क्या किया? इसका अध्ययन किया। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है ना, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो कैथोड किरण पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है? माइनस। ठीक है। अब एनोड किरणें, इसकी बात एनोड किरणें अथवा कैनाल किरणें अगर बात करें तो खोज किसने की? गोल्डस्टीन। जो अभी प्रोटॉन आया था ना,
गोल्डस्टीन नाम से। वो किस बेस पे आया था? एनोड किरणों की। एनोड किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और एनोड पर क्या होता है आपका? प्लस चार्ज, इसीलिए उन्होंने माना है कि प्रोटॉन खोज किसने की? गोल्डस्टीन। पर प्रोटॉन की अगर बात करते हो, प्रोटॉन की खोज किया दोस्तों आपका रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आए तो आपको रदरफोर्ड टिक करना है, गोल्डस्टीन आए तो आपको गोल्डस्टीन पे टिक करना है। दोनों सही है। अब आता है धन, ये किससे बनी होती है? धनावेशित कणों से बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। अगला है न्यूट्रिनो की खोज किसने की? न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने। कब की? 1932 में। किसमें की थी? चैडविक ने लिथियम बेरिलियम जैसे हल्के तत्वों पर, है ना। जो आपका लिथियम है और बेरिलियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, बेरिलियम का होता है 4। तो इस पे क्या किया इन्होंने? जो एल्फा कण थे, एल्फा जो कण थे उनकी क्या की? बौछार की, है ना। और इस कार्य के लिए उन्हें जो है 1935 में क्या प्राप्त हुआ? नोबेल पुरस्कार। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की थी। अब देखो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान रहता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना ज्यादा रहता है? 1836 गुना ज्यादा होता है। जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1839 गुना ज्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप अच्छे से देख लेना। अगला है जर्मन वैज्ञानिक रंजन। इन्होंने क्या ज्ञात किया? जब कैथोड किरणें उच्च गलनांक व घनत्व की किसी ठोस धातु से टकराती है तब ये नए प्रकार की किरणें उत्पन्न करती है, जिन्हें एक्स रेज किरणें कहा जाता है ना। तथा उस धातु को एंटी कैथोड कहते हैं। मतलब रंजन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया? ये कोई धातु है, आप कोई कठोर धातु है, इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें क्या इन्होंने जो कैथोड किरणें है इस पे, इन्हें जो है किस पे टकराया? इस धातु पे, जो कठोर धातु थी इस पे टकराया। तो यहाँ से जो किरणें उत्पन्न हुई, यहाँ से जो जो भी किरणें उत्पन्न हुई उन्हें क्या कहा? एक्स किरणें। तो एक्स किरणों की खोज किसने की? रंजन। ठीक है, ये चीज भी आप अच्छे से नोट कर लेना। अब इसके बाद आता है आपका हीलियम। अगला पॉइंट क्या है? हीलियम परमाणु के नाभिक को एल्फा कण कहते हैं। एल्फा कण किसे कहते हैं? जो हीलियम परमाणु का जो नाभिक है उसे क्या कहते हैं आप? एल्फा कण कहते हैं। हीलियम पर कौन सा आवेश होता है? +2। ठीक है, +2 आवेश हीलियम पर होता है। और द्रव्यमान कितना होता है? हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 हीलियम। और अगर हम इसके आवेश की बात करें तो इसको होता है +2 चार्ज। और द्रव्यमान कितना होता है? 2 × 2 यानी कि 4। कितना द्रव्यमान होता है? 4 इकाई इस पर क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही है, एक्स किरणें खोज किसने की, हीलियम नाभिक पर क्या द्रव्यमान, और कौन सा कण रहता है? अल्फा कण रहते हैं ना। तो ये कई बार एग्जाम में आ जाती है, छोटी छोटी चीजें। अब इसके बाद देखते हैं, अब अगला आता है दोस्तों, जो परमाणु है हमारा वो किससे बना होता है? परमाणु, परमाणु जो है किससे बना होता है? 3 मूल कणों से मिलकर हमारे क्या बनाता है? परमाणु बना होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, और इन मौलिक कणों का तरीके इनमें और कौन कौन से परमाणु में जो पाए जाने वाले तत्व है वो है दोस्तों, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनो है। और चौथा कौन सा है? मेसोन। ये चारों भी पाए जाते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो पाए जाते हैं। इनके अलावा कौन से पाए जाते हैं? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसोन। ये भी किसमें पाए जाते हैं? परमाणु में पाए जाते हैं। अब आता है, डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? धनावेशित भाग। हमने कहा था ना ये कोई परमाणु है, इसके सेंट्रल में क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और खोज किसने की? नाभिक की खोज 1911 में किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इसमें क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। परमाणु का समस्त द्रव्यमान, अब देखो और क्या कहा, जो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वो किस में होता है? परमाणु का समस्त द्रव्यमान किस होता है? इसके नाभिक में स्थित होता है। किसके? ये जो नाभिक है, ये जो इसका जितना भी मास होगा इस गोले का, उसका जो द्रव्यमान होगा किस में होगा? इस पे होगा। सब द्रव्यमान इस पर होता है, जो उसमें उपस्थित किसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कुल योग के बराबर होता है। तो जो परमाणु का द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ये चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिल रही है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला। और तीसरा है, अगला पॉइंट है कि नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भ्रमण करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर,
अब देखो ये हमारा क्या है, एक नाभिक है, इसके चारों ओर क्या है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर ये क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये खाली स्पेस में क्या घूमते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और नाभिक पे क्या होता है, नाभिक होता है दोस्तों आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना। ये दोनों आपके किस में होते हैं, नाभिक में होते हैं। अब आती है त्रिज्या। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो त्रिज्या की बात करें नाभिक की, ये होती है आपकी कितनी, 10⁻12 सेंटीमीटर, तथा नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻12, नाभिक 10⁻12, और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है 10⁸, है ना। कहीं पर आपको 10⁻13 भी देखने को मिलेगा नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके किसकी, नाभिक की त्रिज्या। और परमाणु कितनी रहती है 10⁸ सेंटीमीटर। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अब आता है बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर क्या कहा था, रदरफोर्ड ने तो कह दिया कि जो हमारा परमाणु है उसके केंद्र में क्या होता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा है, एक हमारा परमाणु है उसके केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो खाली स्थान होता है वो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब आता है नील्स बाबा। नील्स बाबा ने क्या कहा, जो बोर बाबा है उन्होंने जो है 1913 में क्या किया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर परमाणु मॉडल दिया। तो क्वेश्चन अगर आता है कि नील्स बोर ने किस सिद्धांत पर जो है अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, तो ये आता है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर, जो प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है इस सिद्धांत पर इन्होंने जो है क्या दिया, अपना परमाणु मॉडल। अब देखो इन्होंने क्या क्या कहा है, सबसे पहले कहा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली लाइन क्या है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस में लगाते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। यानी कि ये आपका परमाणु है, यहाँ पर नाभिक है, जो इलेक्ट्रॉन हो किसमें, वो सर्कुलर घूमेगी इसके चारों, है ना, इस प्रकार से। ये किसने कहा आपका, ये कहा दोस्तों आपका बोर का परमाणु मॉडल। अब दूसरी बात इन्होंने क्या की कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है ना। जो ये देखो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि ये हमारा कोई नाभिक है और इसमें क्या है, ये कोई इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु है, इसलिए क्या है, इसमें केंद्र में नाभिक है। अब इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। इनकी अपनी क्या है, एक निश्चित कक्षाएं होती है, जैसे इसकी, और इसके बाहर एक दूसरी कक्षा होगी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घूमेंगे। और इसके बाद एक तीसरी कक्षा होगी बाहर वाली, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे इसके चारों ओर। तो जो इन कक्षाओं की जो दूरी जो एनर्जी होगी वो क्या कैसी होगी, निश्चित होगी, है ना। निश्चित, प्रत्येक कक्षा की क्या होगी, एक निश्चित एनर्जी होगी। ये किसने कहा आपका, ये कहा आपने बोर बाबा ने, ठीक है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा कैसी होती है, निश्चित होती है। तो इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। तो जो ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो आपको ये दिख रही है क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। अब आता है इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहता है तब उसकी ऊर्जा कैसी रहती है, स्थिर रहती है, ठीक है। और विभिन्न कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है, कैसी रहती है, भिन्न भिन्न रहती है। यानी कि ये देखो कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों को एन से प्रदर्शित करते हैं। तो भी आप अच्छे से कर लेना, विभिन्न ऊर्जा स्तरों को एन से प्रदर्शित करते हैं, जहां एन बराबर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, है ना। एन बराबर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। मतलब जितनी शेल होगी आपकी उतनी एन का मान उतना होगा। एन का मान कितना होगा, 0 नहीं होगा, क्या होगा, 1 2 3, और बढ़ता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये है। अब देखते हैं इसके बाद, अब अगला पॉइंट है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, और क्या कहा बोर ने, और उन्होंने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन केवल किस में होता है, क्वांटा के रूप में होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे माना ये हमारा क्या है, परमाणु है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है दूसरी, जब इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा, इसमें क्या करेगा, छलांग लगाएगा, तो क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन किस में होगा, क्वांटा के रूप में होता है। किस रूप में होता है, क्वांटा। ये नोट आप कर लेना, क्वेश्चन का बन जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है। और
अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में है, जैसे ये है इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मतलब ये कहीं नहीं जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट, है ना। इसे कौन सी अवस्था कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। मतलब जो इस स्थान को क्या कहेंगे, जैसे ही यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो ये जो अवस्था है इसे क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड मतलब इसने छलांग ला दी बाहर वाली, और ग्राउंड मतलब जो ग्राउंड में है, अपने फील्ड में है ना, ये अपनी जगह पे, ये क्या होती है इसकी, ग्राउंड स्टेट। और जैसे तुम इसमें एनर्जी दोगे, ऐसे क्या करेगा, यहाँ से उछल के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो एक कौन सी स्टेट होगी इसकी, एक्साइटेड स्टेट। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर अगला आता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो यह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ से एनर्जी दोगे तुम तो क्या करेंगे, ऊर्जा लेगा, अवशोषण मतलब ऊर्जा प्राप्त करेगा। और जैसे ही इसमें एनर्जी आएगी तो क्या करेगा, छलांग लगाएगा, क्या करेगा, छलांग लगाएगा। जैसे ये क्या है, परमाणु है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जैसे तुम यहाँ पर क्या डालोगे, कोई एनर्जी डालते हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इससे कूद कर कहाँ जाएगा, सीधे एक्साइटेड यानी कि बाहर वाली जो अगली वाली शेल है उसमें जो है क्या करेगा, स्थान ग्रहण कर लेगा। और इसको क्या कहते हैं, हमने बात की थी, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, जो सर्कुलर ये आपका परमाणु है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसका जो कोणीय संवेग कितना होता है, ये होता है दोस्तों मान h अपॉन कितना होता है, 2 पाई। ठीक है, इसका जो मान रहता है वो कितना रहता है, h/2 पाई। जो कोणीय संवेग रहता है 2 पाई रहता है, अर्थात MbR बराबर क्या होता है, NH/2 पाई। ये चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लेना। आप देख सकते हैं m बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v बराबर क्या है, वेग है, r बराबर कक्षा की त्रिज्या, h बराबर प्लांक नियतांक। और अब अगला आता है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। अगर आपने इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालना है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो ये उसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। Rn बराबर n²h²/4 पाई² जहाँ z बराबर क्या है, परमाणु की संख्या है, और h हमने बात की थी प्लांक नियतांक है, और m क्या है, द्रव्यमान है। तो ये है दोस्तों, और n का मान कितना है, n बराबर 1 के लिए अगर n बराबर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो कितना होगा, त्रिज्या कितनी होगी हाइड्रोजन परमाणु के लिए, अगर त्रिज्या की बात करें तो कितनी होती है दोस्तों, या आप डायरेक्ट याद कर लेना या फॉर्मूले से निकालना। तो ये आती है 0.529 गुना 10⁸ सेंटीमीटर। अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बात करें, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, ये En बराबर 2 पाई² mz²e⁴ n²h²। ये फॉर्मूला है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए। अब हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे तो कितना आता है, En बराबर, ये याद कर लेना आप, -13.6/n², ये है ना, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनों का वेग। तो इलेक्ट्रॉनों का वेग आप, ये फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लेना। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालेंगे तो ये दोस्तों आपका आता है फॉर्मूले से, Vn बराबर क्या होगा, 2.18 गुना 10⁶ और n क्या है, आपको यहाँ पर संख्या रखनी है, n बराबर क्या है, नंबर, है ना, यहाँ पर दिया है। z क्या है, परमाणु संख्या आपको पता है, हाइड्रोजन कितनी होती है, 1, और n क्या है, n का मान भी कितना होगा, 1। अब इसके बाद आता है बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। ऐसी क्या क्या कमियां रही बोर के परमाणु मॉडल में, देखो तो सबसे पहले क्या रही, यह मॉडल केवल जो है एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, है ना, जैसे हाइड्रोजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन परमाणु है, आयन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या कर सका, है ना। जैसे हीलियम प्लस की बात करें हम और हाइड्रोजन, तो दोनों में क्या है, एक परमाणु, कैसे है, हीलियम पर जो क्या कितना रहता है, +2 आवेश रहता है ना, +2, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के परमाणु क्रमांक कितना रहता है, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से क्या करोगे, निकाल दोगे तो कितना बचा इसके पास, 1, है ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल रखा है। अब हाइड्रोजन पर इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कितना है, 1। तो यह क्या बताता है, सिर्फ इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशीज है उसके लिए ही वैलिड है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाला है तो यह सिद्धांत क्या हो जाता है, असफल, यानी कि बोर का मॉडल वहाँ पर क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अगला दूसरा क्या कहा कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वाले पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसे स्पेक्ट्रम की रेखाएं कई रेखाओं में विभक्त हो जाती है, तो इस घटना को जेमैन इफेक्ट कहते हैं।
जो जीमेन इफेक्ट है, इसके प्रभाव को व्याख्या करने में भी और मॉडल क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अब आता है ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, अगर हाइड्रोजन परमाणु की चौथी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना, तो इस प्रकार से आप निकालेंगे। ये फॉर्मूला है और ये इसका आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये है उदाहरण 2 दे रखा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय बोर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम बोर इलेक्ट्रॉन कक्षा की ऊर्जा आपको यहाँ पर दे रखी है, तो ये फॉर्मूला है, इस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आप यहाँ पर निकाल देनी है, आप देख लेना किस प्रकार से निकाल रखी है ना। इस प्रकार से आपको सूत्र लगाना है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें हैं। अब आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, जब किसी पदार्थ को प्रबल ऊष्मा दी जाती है। स्पेक्ट्रम आपका क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को प्रबल ऊष्मा दी जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, विद्युत विसर्जन किया जाता है। तो इसके परमाणु, जो उसके परमाणु हो गए, मुक्त ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं। ये उत्तेजित परमाणु अणु अपनी मूल अवस्था में लौटने पर विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें किसी प्रिज्म से गुजारने पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के रहते हैं दोस्तों, आपके 3 प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से, सतत स्पेक्ट्रम, ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, विद्युत लैंप या तदीप्ति ठोसों द्वारा उत्पन्न होते हैं। दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम जो है दोस्तों अणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। रेखिक स्पेक्ट्रम की बात करें, तीसरा लाइन स्पेक्ट्रम, किसके द्वारा होते हैं, ये जो है दोस्तों परमाणु के भीतर होने वाली, जो परमाणु के भीतर जो होने वाली जो ऊर्जा संक्रमण द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम। और इसे जो है दोस्तों परमाणु स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो यह है रेखीय स्पेक्ट्रम, इसे भी आप अच्छे से देख लेना। अब प्रत्येक तत्व के लिए एक विशेष रेखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब ये है दोस्तों हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, यहाँ से आप देख लेना। तो ये आपके यहाँ पर 4 प्रकार की जो श्रेणी आती है, 5 लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाचन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। 5 प्रकार की हाइड्रोजन का ये है दोस्तों हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसमें कितनी प्रकार की श्रेणी आती है, 5। सबसे पहले आती है लाइमन की बात करें तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 8 तक आती है। और बामर की बात करें तो बामर श्रेणी कहाँ से आती है दोस्तों, लाइमन जो श्रेणी आती है, एल लाइमन है ना, समझ लेना, वो आती है 1 से 8, मतलब 1 से फिर 2 से फिर 3 से, इस प्रकार से। जो बामर श्रेणी आती है दोस्तों वो किस में आती है आपकी, 2 से 8 है ना, 2 से 3, 2 से 3, फिर 2 से 4, फिर 2 से 5, इस प्रकार 2 से 8 तक आती है। और पाचन श्रेणी जो आती है वो आती है n बराबर 3 से लेकर कहाँ तक आती है, 8 तक, ये पाचन श्रेणी है। फिर चौथी जो श्रेणी आती है आपकी ब्रैकेट श्रेणी, ये आती है आपकी n बराबर 4 से लेकर 8 तक, है ना। n बराबर 4 से लेकर 5, n बराबर 4 से 6, 4 से 7 और 4 से 8 है, 4 से 5, 4 से 6, 4 से 7, 4 से 8। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो फुंड श्रेणी जो आती है वो आती है आपकी n बराबर 5, यानी कि 5 से लेकर 8 तक आती है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप, फुंड श्रेणी आती है n से 5 तक, मतलब n बराबर 5 से 6, 5 से 7, 5 से 8, इस प्रकार से आती है। ये यहाँ पर दे रखी है, देखो लाइमन श्रेणी जो आती है, जो उसकी लाइन आती है 1, और बामर श्रेणी की जो लाइन आती है 2 से स्टार्ट होती है। ये n1 बराबर कहाँ से शुरू होती है, 2 से। पाचन श्रेणी 3 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक, 8 तक, मतलब अधिक 8 से अधिक हो सकती है। और ब्रैकेट श्रेणी कहाँ से शुरू होती है, 4 से, है ना। फुंड श्रेणी कहाँ से प्राप्त होती है, 5 से। यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ से जैसे लाइमन है 1 से शुरू होगी, और बामर है ये 2 से शुरू होगी, पाचन है 3 से शुरू होगी, ब्रैकेट है 4 से होगी अनंत तक, है ना। और फुंड है 5 से होगी अनंत तक। ये चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लेना। अब आता है देखो क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो लाइमन श्रेणी में अगर हम बात करें तो इसमें आता है दोस्तों आपका यूवी, पराबैंगनी क्षेत्र, ठीक है। और दूसरे अगर हम बात करें, दूसरा क्या है आपका बामर श्रेणी। बामर श्रेणी की बात करें तो इसमें आता है आपका दृश्य, विजिबल जो क्षेत्र आता है। और तीसरा आता है आपका पाचन श्रेणी। पाचन श्रेणी की बात करें तो ये इसमें आता है आपका नियर इंफ्रारेड। और ब्रैकेट श्रेणी में आता है दोस्तों दूर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, है ना। और फुंड जो श्रेणी आती है इसमें क्या आते हैं, इसमें भी आपका सुदूर इंफ्रारेड यानी कि फार इंफ्रारेड। जो आपकी लाइमन में आती है पराबैंगनी, पराबैंगनी जो किरणें जो क्षेत्र आते हैं किस में आती है, लाइमन श्रेणी में।
बामर में कौन सा आता है आपका, विजिबल, दिखाई देने वाला क्षेत्र है ना कि दृश्य, और बाकी ब्रैकेट पास्चन और फुंड में कौन सी आती है, इंफ्रारेड। ठीक है, और ये तरंग दैर्ध्य का मान अगर आप रख सकते तो ये है किसके लिए, समीकरण क्या है, बस आपको ये चीज है, ये है रीडरवर्ग समीकरण, ये आप नोट कर लेना। जहां आर क्या है, रीडरवर्ग स्थिरांक है, इसका मान कितना होता है, ये इसका मान है। बस ये आप क्या कर लेना, जो फॉर्मूला है इसे आप याद कर लेना। अब आता है दोस्तों आधुनिक परमाणु संरचना, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आता है डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली सिद्धांत, इन्होंने कौन सा, द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था, डी ब्रोगली। कई बार जो है यहीं से प्रश्न बनता हुआ आपको देखने को मिलता है। डी ब्रोगली ने 1924 में क्या बताया कि प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैतीय प्रकृति की भांति पदार्थ भी तरंग तथा कण दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय प्रकृति जानते हो, दो प्रकार की प्रकृति रखने वाले है ना। इसी प्रकार जो पदार्थ में हमारा कैसा है, पदार्थ भी तरंग तथा कण, पदार्थ में क्या होगा, एक तरंग के गुण हो गए, दूसरे कण के गुण, दोनों प्रकार की प्रकृति रखता है, और इसी को क्या कहते हैं, द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं, है ना। यदि वो एम द्रव्यमान है, एक कण वेग है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होगा, लैम्डा बराबर होगा दोस्तों एच अपॉन एम बी बराबर एच अपॉन पी। तो ये आप याद रख लेना। और लैम्डा किसके बराबर, तो जो लैम्डा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/p के। ठीक है, p बराबर क्या होता है, संवेग, किसका, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। ये नोट आप कर लेना। और इसके बाद आता है किसी द्वैतीय प्रकृति को व्यक्त करने तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि लैम्डा जो होता है वो 1/p के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। p का मान बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, लैम्डा का मान बढ़ेगा तो p का मान क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और p बराबर क्या है दोस्तों, संवेग, है ना। संवेग बराबर क्या, p बराबर क्या होता है, m गुणा। अगला आता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि किसी गतिशील कण की यथार्थ स्थिति या यथार्थ संवेग दोनों एक साथ पूर्णतः निर्धारण करना असंभव है। यानी कि कोई गतिशील कण है, उसकी यथार्थ स्थिति की एक्चुअली जो इसकी स्टेज क्या है, और यथार्थ उसका जो संवेग है वो मतलब किस मोमेंट्स में घूम रहा है, उसका जो संवेग है, कोणीय संवेग है, वो जो है एक साथ दोनों का निर्धारण जो हम नहीं कर सकते हैं ना। कोई ये है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, तो ये जो यहाँ पर गतिशील कर रहा है, जो गति कर रहा है, और इसका जो कोणीय संवेग है, इन दोनों का जो है एक साथ निर्धारण करना असंभव है, असंभव है। ये किसने कहा था, हाइजेनबर्ग ने कहा था। तो ये बड़ी प्यारी क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे गई है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है डेल्टा एक्स पॉइंट डेल्टा पी बराबर पी, ये है लगभग एच अपॉन 4 पाई के बराबर होता है ना। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का मान कितना होता है, लगभग एच अपॉन 4 पाई। ये इक्वेशन आप जहाँ पर एक्स क्या है, कण की स्थिति की अनिश्चितता, पी क्या है, कोणीय कण की संवेग की अनिश्चितता, और एच प्लांक कांस्टेंट, इसका मान आपको पता है कितना रहता है, 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है, उधर एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ से आपको ये करना है। यहाँ पर दिया है कि किसी कण के अनिश्चितता 10⁻10 मीटर है, ठीक है, वेग की अनिश्चितता 5.27 गुणा 10⁻24 मीटर सेकंड है। कण का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि h बराबर 6 गुणा 10 क्या है, ये फॉर्मूला लगा दोगे, डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी बराबर क्या होता है, डेल्टा पी बराबर होता है आपका एम डेल्टा वी। अभी आपने देखा था डेल्टा पी बराबर क्या होता है, एम डेल्टा वी, है ना। तो ये एम गुणा डेल्टा वी यहाँ पर कर रखा है, तो एच अपॉन 4 पाई। तो एम बराबर क्या होता है, फिर एम का अगर मान निकालें तो एच अपॉन 4 पाई गुणा ये आ जाता है। इसके बाद इनके मान रख दो दोस्तों, इनके मान रख दो, ऊपर क्या आ जाएगा एच, ठीक है, एच का मान हमने रख दिया, और नीचे क्या है 4, और फिर क्या पाई का मान है 3.14 गुणा 10⁻⁻10, और फिर है दोस्तों डेल्टा एक्स का मान कितना था, 5.27 गुणा 10⁻⁻24, किसका मान था, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी, और इनकी मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आता है कितना आता है, 0.1 किलोग्राम। अब आता है परमाणु कक्षक और ऑर्बिटल।
अब परमाणु कक्षक ऑर्बिटल क्या होते हैं, जिसमें नाभिक के चारों ओर का स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। मतलब नाभिक ये कोई क्या है, नाभिक है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जिसमें अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं, परमाणु कक्षक। ये दोस्तों ये क्या है, आपके परमाणु कक्षक कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, परमाणु एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक रहती है। ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, SP, DF। कितने प्रकार से होते हैं, 4। कौन कौन से, SP, D, F। एस की बात करें कैसा होता है, गोलाकार। P कैसा होता है दोस्तों, डमरू, डमरू की आकृति का होता है। और P भी आपका 3 प्रकार का होता है। P कितने प्रकार का होता है, 3। PX होगा, दूसरा PY होगा, तीसरा क्या होगा आपका PZ। वहीं अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, डी में होते हैं दोस्तों आपके 5 प्रकार के होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10, है ना। डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। और पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पी ऑर्बिटल में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। एक PX में कितना आएंगे, 2, है ना। एक में 2 आएंगे, PY में भी 2, PZ में भी 2। इसी प्रकार D5 में भी कितना आएंगे, 10। एस में कितना आते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एस में आपको देखने को मिलते हैं। और डी ऑर्बिटल की बात करें तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है DXY, DYZ, फिर आता है DX² - Y², फिर आता है DZ², और फिर आता है DZX। ठीक है, ये 5 प्रकार के क्या है आपके ऑर्बिटल है, किसके, ये कौन से, 1 2 3 4 प्रकार के ऑर्बिटल है। और जो चौथा है दोस्तों आपको है एफ ऑर्बिटल। एफ की बात करें तो इसमें आते हैं कितने, इसमें आते हैं दोस्तों 7 प्रकार के आते हैं। कितने ऑर्बिटल आते हैं, 7। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एफ ये है दोस्तों, एफ यहाँ पर आप देख सकते हैं FZ/Q, FXZ², FYX का स्क्वायर, ये चीज़ें हैं, ये एफ के हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डी और पी यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है ना। एफ से आपसे पूछा जा सकता है कि कितने ऑर्बिटल होते हैं, एफ में 7 होते हैं। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपको कितना बताना है, 14 होते हैं। यहीं पर आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। और वहीं क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 6। और एस की बात करें तो एस की बात करें तो एस क्या होता है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑर्बिटल मतलब एक कक्षक होता है और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। और दोनों यूं भरे जाता है ना, ऐसे ये कक्षक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ये एक स्पिन ऊपर से एक नीचे, दोनों जो है अपोजिट रहती है, दोनों सेम रहती है। तो ये चीज़ आप यहाँ से नोट कर लेना। अब आती है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होती है, जो एफ ऑर्बिटल की आकृति कैसे होती है, जटिल होती है। ये 7 प्रकार के होते हैं। और डी ऑर्बिटल क्या होता है दोस्तों, द्विडम्बरू की आकृति का होता है ना। तो ये आकृति भी आप रख लेना याद। अब आती है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर की बात करें तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति के बारे में पूर्णतः जानकारी जिन संख्याओं से प्राप्त होती है उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं। ये जो परमाणु है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने नहीं है, इनकी जानकारी हमें कहाँ से होती है, क्वांटम नंबर से प्राप्त होती है। क्वांटम नंबर की बात करें तो कितनी भी होती है भी, तो सबसे पहले आती है इसमें, ये आता है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी आती है, क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, एन से प्रदर्शित करते हैं। और यह क्या बताती है दोस्तों, मुख्य ऊर्जा कोश। ये क्या है दोस्तों, यह मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो आपकी जो शेल है उसको प्रदर्शित करती है। यह क्या है दोस्तों, नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षा की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करती है। यानी कि जो नाभिक है, इससे इलेक्ट्रॉन की जो औसत दूरी है, दूरी और ऊर्जा, औसत ऊर्जा कितनी है, और यह कौन बताता है, नाभिक से। ये कोई परमाणु है, ये नाभिक है ना, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और क्या है, दूरी है, और साथ ही साथ जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसका निर्धारण कौन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एन का मान की बात करें तो एन 1 2 3 4 होते हैं। और कक्षा क्या होती है दोस्तों, KLMN। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे ये आपका क्या है, नाभिक है, तो ये क्या है,
इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या पाया जाएगा, आपकी कक्षाएं, है ना। पहले क्या होगी, एक के होगी, फिर एल होगी, फिर एम होगी, एन होगी, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कौन बताएगा, ये बताएगा आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, और एनर्जी भी कौन बताएगा, मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये है आपकी कौन सी संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और एन का मान कितना होता है, एन का मान होता है 1 2 3 और 4। फिर अगला आता है आपका द्विगंशीय क्वांटम संख्या ना, एजीमुथल क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या होती है, या उपकोष को बताती है ना। कौन सी आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या। ये होता है दोस्तों कक्षा कोणीय संवेग बराबर, ये फॉर्मूला आप याद करना, L+1 h/2 ठीक है, जहां L बराबर क्या है, द्विगुणित क्वांटम संख्या है। और अगर n बराबर n के लिए L का मान 0 होता है ना, जैसे L बराबर 0 है तो n क्या हो गया, n-L। n के लिए L का मान कितना होता है, 0 होता है। और L का मान क्या होता है, L का मान होता है दोस्तों 0 से शुरू, है ना। अगर n बराबर 1 होगा तो L बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर L की बात करें तो ये होता है 0 1 2 3, इस प्रकार से इसका मान होता है। और इस हम किससे प्रदर्शित करते हैं, S P D और F, S P D और F से प्रदर्शित करते हैं। ये है ऊर्जा स्तर। अब इनका बढ़ता जो क्रम है तो ये है दोस्तों, ऊर्जा स्तर का क्रम है, F सबसे ज़्यादा होगा, फिर D, फिर P और फिर S। यहाँ पर ये आप नोट कर लेना। फिर वो आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण चुंबकीय उत्पन्न क्षेत्र हो जाता है, और इस क्षेत्र के चुंबकत्व को चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा ज्ञात करते हैं। ये जो नाभिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम। और इसका निर्धारण किससे किया जाता है, मतलब कौन ज्ञात करता है ये क्षेत्र, तो ये करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना, कि कितना जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और क्या करता है दोस्तों, यह अंतराकाश स्पेस में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के अभिविन्यास की जानकारी देता है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से प्रदर्शित करते हैं। एल के किसी एक मान के लिए एम का मान -L से शून्य सहित होता है ना। अगर m का मान कितना होता है, 1 होगा, तो L का मान क्या होगा, 1 0 -1 0 फिर +1, इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगर m का मान 2 होगा तो इसका मान क्या होगा, 2 -2 फिर 1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये यहाँ पर L के मान है, L बराबर 0 तो m बराबर 0। ठीक है, L बराबर 1 है तो m बराबर कितना होता है, -1 0 +1 3 होगा। कक्षा कितनी होगी, 3। और L का मान बराबर 2 होगा तो m की कक्षाएं कितनी होगी, 5 कक्षाएं। कौन कौन सी होगी, ये -2 -1 0 +1 +2, ये उप ऊर्जा स्तर होंगे ना, 5 कक्षा होंगे। अगर L का मान 3 है तो m का मान क्या होगा, -3 से शुरू, -3 फिर -2 फिर -1, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कितने हो गए, L बराबर 3 के लिए m कितना होता है, m का मान कितना होता है, 7, यानी कि इसमें कितने हो गए, 7 कक्षक होते हैं। तो इस प्रकार से आप ज्ञात करोगे। फिर आता अगला आता आपका चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, S, है ना। तो क्या करता है, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जो नाभिक के चारों ओर नहीं घूमते बल्कि अपनी कक्षा के अक्ष के परिधि भी घूर्णन करते हैं, इसे जो ये है क्या है, नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन है चारों साइड, है ना। ये इलेक्ट्रॉन के ये इस नाभिक के चारों ओर तो चक्कर भी लगाते हैं, साथ में क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने उसमें भी घूमेगी, जैसे पृथ्वी घूमती है ना, अपने खुद भी घूमती है, तो इलेक्ट्रॉन खुद भी अपने साइड चारों तरफ घूम रहा है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार ये घूमते घूमते जा रहा है, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार, खुद का रोटेशन भी हो रहा है, साथ में किसका चक्कर काट रहा है, नाभिक का चक्कर भी काट रहा है। और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, S। और इसकी क्या होती है, एक बार +12 और दूसरी बार -12, 2 वैल्यू होती है इसके ना। तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, +12 और -12। ये चीज़ें आप याद रख लेना। और फिर आता है ये देखो दोस्तों, ये
अब आता है क्वेश्चन, क्लोरीन आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या अगर आपको निकालनी है चारों, तो किस प्रकार के लिए, सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कितना होता है, क्लोरीन का होता है 17, है ना। 18 क्यों लिखा है, 18 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और, है ना। तो टोटल कितना हो गया 18। क्लोरिस माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 होता है। सिंपल क्लोरीन का अगर बात करें तो कितना होता है 17। तो इस प्रकार से ये भरे हैं, कितने हैं 3p में, कितने हैं 3p में आपके कितने हैं पूरे इलेक्ट्रॉन है ना, 3 दूना 6। तो इलेक्ट्रॉन आप भर लोगे। फिर उसके बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर कितना है 3, n बराबर कितने 1 2 3 है। l बराबर कितना है, l का मान कितना है 1, -1 0 +1, ठीक है। m बराबर कितना है +1, m का मान कितना है +1। m का मान +1 क्यों है, क्योंकि जब l बराबर 1 होता है, जैसे जैसे l बराबर 1 होता है तो m बराबर क्या होता है -1 0 +1। तो जो प्लस में मान आएगा वो किसका होगा m। तो ये +1 किसका मान हो जाएगा दोस्तों m का। और s की बात करें तो स्पिन क्या होगी फिर हाफ, है ना, -1/2। इसकी स्पिन क्या होगी 1/2। अब चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते दोस्तों, म्यू बराबर क्या होता है n√n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। bm बराबर क्या होता है बोर मैग्नेटॉन। n बराबर क्या होता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। जैसे किसी भी क्लोरीन है तो यहाँ पर जितने अगर ये लगा है, मतलब क्लोरीन में अगर जैसे कोई कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2, है ना। तो ये क्या है दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक और लगाते हैं, इसमें 2 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से है, जो जिसमें एक है ये खाली, कितने हैं सिंगल है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो चक्रण जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है उसको निकालने का जो सूत्र है वो आपका यहाँ पर ये है चुंबकीय आघूर्ण। और n बराबर क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और चक्रण कोणीय संवेग, अगर चक्रण कोणीय संवेग निकालना है तो s × s+1 h/2π। तो दोनों यहाँ पर आपके सूत्र है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण भी निकालना है और चुंबकीय आघूर्ण भी निकालना है। तो ये दोनों आपको अच्छे से नोट करना है। इसके बाद आता है पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत। पॉली ने क्या कहा था कि एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अब एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो, मतलब एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इन दोनों का मान जो है जो n l m, इनका चारों का मान समान नहीं हो सकता, इनमें से कोई ना कोई तो अलग होगा, है ना। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर हम n बराबर 1 ले ले तो l का मान कितना होगा 0, m का मान भी 0 होगा, s बराबर क्या होगा +12। तो देखो 2 का मान तो 0 है, 2 अलग है। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें n बराबर 1 ले तो l का मान क्या होगा 0, m का मान भी 0 होगा, तो s का मान कितना होगा -12, है ना। इन दोनों के लिए 2 का तो समान है लेकिन 2 अलग है। मतलब जो प्रिंसिपल कहता है कौन सा पॉली का, ये कहता है कि जो n l m और s है ये चारों है, इनके लिए जो है कभी भी मान समान नहीं आ सकता। जैसे 0 0 हो तो सबका 0 नहीं आ सकता, किसी का कुछ ना कुछ अलग आता है। जैसे तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो तीसरे इलेक्ट्रॉन में क्या है 2, n बराबर कितने हैं 2 है। और l कितना, l का मान कितना है 0, m का मान भी 0 रहेगा +12। तो इसी प्रकार चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर n का मान 2 है तो l का 0, ये सारे आप देख लेना इस प्रकार से। फिर आता है अगला आता है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर्ड नहीं हुए जब तक उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो हुंड क्या कहता है कि किसी उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर्ड नहीं होते जब तक, मतलब जैसे ये मान के चलो आप, है ना, ये यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, मान 3 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, कितने मान के चलो आपको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ये कोई उपकोष है, सब शेल है ना, ये कोई उपकोष है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने आपके कितने 4, ऑर्बिटल कितने आपके पास 3 है ना। तो आपने क्या किया 3 ऑर्बिटल दे, मान के चलो ये 3 ऑर्बिटल एग्जाम्पल ले, तो आपने क्या किया 1 2, है ना। तो तब तक अगले में नहीं जाएंगे, अगले में नहीं जाएंगे तब तक जब तक ये दोनों पूरे नहीं भरे, यानी कि ये भी भरना है ये भी भरना है, उसके बाद जाना है। तो 4 पूरे हो गए, अगर 5 होता तो ये दोनों को भर के ही अगले कोष में जाता है ना, ऐसे जो नेक्स्ट वाला है उसमें जो सेम होगा। जैसे पी में अगर हम बात करें तो पी की बात करें, ये देखो दोस्तों कार्बन 6 के लिए बात करें तो कार्बन 6 की बात करें तो 1s2 2s2 2p2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2
2p2। तो पहले जब तक ये नहीं भरे तब तक इलेक्ट्रॉन अगले कोष में नहीं जाएगा। जब 1s पूरा भरेगा तभी 2s में जाएगा, 2s पूरा भरेगा तभी 2p में जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन 7 के लिए आप देख सकते हैं 1s भरेगा तभी 2s में इलेक्ट्रॉन भरेगा। अगर 2s पूरा भर जाएगा तो उसके बाद जो है किस में जाएगा, 2p में जाएगा। अगर 2p में जो है आपके ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इस प्रकार से तीनों भर जाएंगे तो किस में जाएगा फिर 3s में, है ना, ये 3s है। फिर इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसमें जाएगा ना। तब तक नहीं जाएगा जब तक जो है ये पूरे नहीं भर जाते। जैसे ये भर रखा है, ये भर रखा है, तो अगली उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएंगे जब तक जो है ये जो पहले ऊर्जा के स्तर के जो इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा के वो नहीं भरते। ये क्या कहता है आपका हुंड नियम। ठीक है, अब आता है आपभाव। आपभाव प्रिंसिपल क्या कहता है, यह जो है दोस्तों जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, निर्माण करना। इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि परमाणुओं की उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के भरे जाने का क्रम क्या है, जो आप जो प्रिंसिपल आता है उन्होंने क्या कहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s, फिर 2s में जाएगा, फिर 2s, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। इस प्रकार से जाएगा ना, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब पहले छोटी कक्षा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसने कहा था, आपभाव। ठीक है, जिसमें जो है n+l का मान अगर कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी उपकोष में प्रवेश करते हैं। और जब दो उपकोष के लिए n+l मान समान होता है तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करेंगे जिसके लिए n का मान कम होगा। अब देखो 3d तथा 4s के लिए n+1 कितना है, 5 है। 4s के लिए कितना है, n+l का जो मान है 4+0 होता है, तो इसका मतलब 4 है। तो अतः इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश करने के बाद 3d में प्रवेश करता है। आपभाव के अपवाद क्या है, क्रोमियम का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाया। देखो 3d5 4s1 है, जबकि यहाँ जो है इन्होंने क्या कर पाया, इन दोनों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये निर्धारित नहीं कर पाया। कौन है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हाइड्रोजन के लिए 1s1 होता है, और हीलियम के लिए 1s2, लिथियम के लिए 1s2 2s1, बेरिलियम के लिए बोरॉन कार्बन। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यहाँ पर देख लेना सभी के, जिसको निकालना नहीं आता। नाइट्रोजन के लिए है, ऑक्सीजन के लिए है, फ्लोरीन के लिए है, नियोन के लिए है, सोडियम के लिए, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीज और Au के लिए है। और आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है दोस्तों, Na आयनों का। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा है। यानी कि क्लोरीन में 17 अगर आपके पास क्या है परमाणु संख्या है तो इसका मतलब एक और है। माइनस का मतलब टोटल कितना हुआ, 18। प्लस का मतलब क्या होता है, जैसे क्लोरीन में अगर कहीं, जैसे कैल्शियम में क्या लगा है 2+, तो कैल्शियम में क्या कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20 होता है ना, परमाणु संख्या 20 है। तो 2+ का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2, तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। ये यहाँ पर दिखा है ना। इस प्रकार जैसे N3 है नाइट्रोजन, N3 कितना कर रखा है, 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास O2 के लिए है। O2 में कितना, N3 का मतलब नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो 3 माइनस लगे है तो इसका मतलब 7+3, तो कितना हुआ टोटल 10, है ना। इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको यहाँ से देख लेनी है। तो ये था आपका पहला चैप्टर, कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और पहला चैप्टर आपका कंप्लीट। यहाँ से जो जो भी मेन चीज़ें हैं वो आपको नोट करनी है और अपने कॉपी में अच्छे से उन्हें नोट करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कवर करेंगे क्योंकि इसमें अच्छा दिया है, शॉर्ट दिया है और अच्छे से सारी चीज़ें कवर की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।